नमस्कार, होम साइंस टू द पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। क्लास 10th वीडियो नंबर 16 में आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 5, घर की सजावट या गृह सज्जा। ये लंबा पाठ है तो इसलिए इसको हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे। आज हम इसका भाग 1 पढ़ रहे हैं। क्लास 10th विषय गृह विज्ञान के अंतर्गत आज हमारा विषय है घर की सजावट, जिसके मुख्य बिंदु हैं सजावट का अर्थ एवं परिभाषा, सजावट का महत्व, सजावट के उद्देश्य, सजावट के कलात्मक सिद्धांत, सजावट के साधन तथा पुष्प सज्जा। इन सभी मुख्य बिंदुओं के बारे में आज हम पढ़ेंगे। घर की सजावट। घर की सजावट का अर्थ है गृह सज्जा, अर्थात घर को सुंदर और आकर्षक बनाना। वस्तु के सौंदर्य और आकर्षक पक्ष का संबंध कला से होता है। ये कला जो है मनुष्य की विशिष्ट रुचि और रुचियों की अभिव्यक्ति करने का एक माध्यम होता है। घर की सजावट का तात्पर्य इस बात से नहीं है कि घर में कीमती से कीमती वस्तुओं को इकट्ठा करके रख दिया जाए। वास्तव में घर की सजावट तो एक रचनात्मक कला है जो एक साधारण घर की भी कायाकल्प कर देती है। सजावट जो है वो कला के नियमों पर आधारित होती है, क्योंकि सजावट में प्रयुक्त होने वाले साधनों में आकार, रंग और प्रकाश का भी महत्व होता है। अतः कला के मौलिक सिद्धांतों का पालन करते हुए घर में विभिन्न वस्तुओं को रुचिपूर्ण व्यवस्थित करके गृह सज्जा अथवा घर की सजावट की जाती है। तो इसको हम गृह सज्जा या घर की सजावट कहते हैं। घर की सजावट की परिभाषा स्टेला सुंदरराज के अनुसार है, आंतरिक सज्जा एक सृजनात्मक कला है जो एक साधारण घर की कायापलट कर देती है। आंतरिक सज्जा एक सृजनात्मक कला है जो एक साधारण घर की कायापलट कर सकती है। यह घर में रहने वालों की मूलभूत तथा सांस्कृतिक आवश्यकताओं एवं घर में उपलब्ध स्थान एवं उपकरणों के मध्य समायोजन करने की कला है और इस प्रकार घर में एक सुखद वातावरण बनाने का प्रयास है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि घर की सजावट वह कला है जिसके माध्यम से कम स्थान, कम व्यय और श्रम के द्वारा घर के वातावरण को आकर्षक और प्रभावपूर्ण बना सकते हैं। घर की सजावट गृहिणी को कुशलता घर की सजावट जो है वो गृहिणी की कुशलता और सृजनात्मकता का प्रतीक है, क्योंकि जिस प्रकार हम घर की सजावट करेंगे, घर को सजाएंगे, उसके द्वारा ही जान सकते हैं कि गृहिणी कितनी कुशल है। और क्योंकि घर की सजावट करने में हमें सृजनात्मकता का बहुत महत्व होता है। अपनी क्रिएटिविटी जाहिर करते हैं कि किस प्रकार से हम क्रिएटिव तरीके से जो है अपने घर की सजावट कर सकते हैं। सजावट के उद्देश्य। घर की प्रत्येक वस्तु को स्वच्छ तथा व्यवस्थित रूप देना, ये घर की सजावट का उद्देश्य होता है कि घर की प्रत्येक वस्तु को स्वच्छ रखना है, उसको व्यवस्थित तरीके से रखना है। दूसरा है बच्चों में सौंदर्यात्मक तथा कलात्मक अभिरुचि का विकास करना, कि बच्चों में इन गुणों का विकास हम घर की सजावट के माध्यम से कर सकते हैं कि उनसे कहा जा सकता है कि वे अपने कमरे को अपने अच्छे तरीके से सजाएं और अपनी जो उनका टैलेंट है, जो उनकी कलात्मक अभिव्यक्ति करने का तरीका है, वो उसमें अपने कमरे में उसको सजावट के द्वारा अभिव्यक्त कर सकते हैं। तीसरा है परिवार की कलात्मक एवं सौंदर्यात्मक अभिव्यक्ति को मूर्त रूप देना। परिवार की जो कलात्मक और सौंदर्यात्मक अभिव्यक्ति को हम सजावट के द्वारा मूर्त रूप दे सकते हैं, दिखा सकते हैं। यदि परिवार के लोग आध्यात्मिक हैं तो वह अपनी सजावट में आध्यात्मिकता को अधिक महत्व देंगे और उससे जुड़ी हुई किताबें, तस्वीरें आदि का प्रयोग करेंगे। तो जो कलात्मक और जो सौंदर्यात्मक अभिव्यक्ति परिवार की होती है वह सजावट के द्वारा अभिव्यक्त कर सकते हैं। चौथा है घर के वातावरण की नीरसता को समाप्त करके उसे मनोहारी तथा आकर्षक बनाना। तो घर के सजावट के द्वारा हम अपने घर की जो वातावरण है उसको सुंदर और आकर्षक बना सकते हैं। घर में यदि घर बिल्कुल कमरा जो है आपका अस्त व्यस्त रहे तो घर में वो बैठने का मन नहीं करता, लेकिन यदि घर या कमरा आपका सुंदर तरीके से, आकर्षक तरीके से सजा हुआ है, वहाँ पर हर चीज़ व्यवस्थित रखी हुई है, तो उस कमरे में का वातावरण अच्छा रहता है और वहाँ पर बैठकर काम करने में भी आनंद आता है। तो इस प्रकार सजावट का ये मुख्य उद्देश्य होता है कि घर के वातावरण की जो नीरसता है उसको समाप्त कर देना और उसको सुंदर और आकर्षक रूप देना। सजावट का महत्व। सजावट घर के आकर्षण में वृद्धि करती है।
एक सुसज्जित और सुव्यवस्थित घर में अतिथियों और घर के सदस्य दोनों को प्रसन्नता का अनुभव होता है और ये उनके लिए एक सुंदर तरीके से सजा हुआ कमरा या घर उनके लिए आकर्षण का केंद्र होता है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि गृह सज्जा से घर के आकर्षण में वृद्धि होती है। दूसरा महत्व है कलात्मक रुचि की अभिव्यक्ति। एक सुसज्जित घर गृहिणी की कलात्मक रुचि का परिचायक होता है। वह गृहिणी जिस प्रकार अपने घर को सजाती है, जिन जिन साधनों के द्वारा सजाती है, तो वह सजावट उसकी रुचि, उसके इंटरेस्ट का परिचायक होता है। उसके इंटरेस्ट को दर्शाती है कि किन चीज़ों में, किन विचारों में उनकी रुचि है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि एक सुव्यवस्थित और आकर्षक घर गृहिणी की कलात्मक रुचि की अभिव्यक्ति का परिचायक होता है। तीसरा महत्व है सुख एवं संतोष की प्राप्ति। सुसज्जित घर की गृहिणी और परिवार के सभी सदस्य सदैव सुख का अनुभव करते हैं, संतोष का अनुभव करते हैं। जब घर एक अच्छे तरीके से व्यवस्थित होता है, प्रत्येक वस्तु यथास्थान होती है और सुंदर सजावट होती है, तो इससे घर के सदस्य सभी, घर का वातावरण अच्छा रहता है और घर के सभी सदस्य हमेशा सुख और संतोष का अनुभव करते हैं। चौथा महत्व है स्वास्थ्य लाभ में सहायक। स्वच्छ एवं सुसज्जित घर में कीटाणुओं के पनपने की संभावना बिल्कुल कम होती है। तो इससे क्या होता है, घर के सभी सदस्य हमेशा स्वस्थ रहते हैं, क्योंकि एक सुसज्जित और व्यवस्थित घर में प्रत्येक वस्तु यथास्थान होती है और साफ सफाई रहती है। तो इससे घर के सदस्यों को स्वास्थ्य लाभ होता है। अगला महत्व है वस्तुओं की सुरक्षा। अच्छी तरीके से सुव्यवस्थित और सुसज्जित घर में सभी वस्तुएं उचित स्थान पर और यथास्थान पर रखी रहती हैं, जिससे इनकी टूट-फूट की संभावना बिल्कुल नहीं होती है और व्यवस्थित वस्तुएं जो हैं, उनकी सुरक्षा होती रहती है। अगला महत्व है समय एवं श्रम की बचत। एक अच्छी तरीके से सुव्यवस्थित और सुसज्जित घर में वस्तुओं को ढूंढने में समय व्यर्थ नहीं करना पड़ता, समय बर्बाद नहीं करना पड़ता, क्योंकि प्रत्येक वस्तु अपनी सही जगह पर रखी होती है और उसको ढूंढते हैं, जो हमें वस्तु चाहिए वो तुरंत हमें मिल जाती है। उसमें हमारे समय और श्रम की बचत होती है। अगला महत्व है सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि। घर की सजावट से गृहिणी व घर के अन्य सदस्यों की कलात्मक रुचि और विवेक और उनकी कार्य क्षमता का पता चलता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक सुसज्जित घर की गृहिणी और परिवारीजन समाज में सदैव प्रशंसा और प्रतिष्ठा पाते हैं, क्योंकि जिसका घर सुंदर तरीके से व्यवस्थित होगा और आकर्षक लगेगा, तो उस घर के सभी लोगों का मान सम्मान बढ़ता है और उस घर की गृहिणी की कार्य कुशलता का पता चलता है और उसकी तारीफ होती है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि एक व्यवस्थित घर की गृहिणी और परिवारजन समाज में सदैव प्रशंसा और प्रतिष्ठा पाते हैं। घर की सजावट करने के लिए कुछ सिद्धांतों का पालन करना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम देख लेते हैं सजावट के सिद्धांत कौन कौन से हैं। नंबर 1 अनुरूपता या मेल, नंबर 2 अनुपात, नंबर 3 संतुलन, नंबर 4 लय, नंबर 5 दबाव या बल या प्रभाव। अनुरूपता या मेल। अनुरूपता या मेल क्या होता है कि किसी वस्तु का चुनाव करने के पश्चात उनको ठीक रूप देने से जो उत्पन्न एकता होती है, जो एकता का भाव उत्पन्न होता है, उसको अनुरूपता कहते हैं। कहने मतलब जब हम किसी वस्तु को सजाते हैं, तो वहाँ पर जो कंबाइंड रूप से एक एकता का भाव उत्पन्न होता है, पूरी सजावट एक ही चीज़ का हिस्सा लगती है, तो उसको अनुरूपता कहते हैं। इसको अनुरूपता, समरूपता या एक रूपता के नाम से भी जाना जाता है। सजावट में रेखाएं, बनावट, आकार, रंग और विचार, इन सब के द्वारा एक अनुरूपता को लाया जा सकता है। जैसे रेखाएं, जैसे खड़ी रेखाएं सजीवता उत्पन्न करती हैं। यदि हमें अपने सजावट में सजीवता, तत्परता और क्रियाशीलता का गुण लेकर आना है, तो हमें खड़ी रेखाओं का प्रयोग करना होगा। जैसे कि पर्दा लगाना है तो उसको लाइनिंग वाला पर्दा लगाएं, अथवा यदि सजावट कर रहे हैं तो चित्रों का आदि का प्रयोग कर रहे हैं तो चित्र लंबे लंबे लगाएं। ऐसी सजावट करें जिसमें खड़ी लाइन का भाव उत्पन्न हो। इसी प्रकार पड़ी रेखाएं जो होती हैं, हॉरिजॉन्टल रेखाएं, तो उनके उनसे क्या होता है, वो शांति और विश्राम का प्रतीक होती हैं। तो उन इस प्रकार की रेखाओं का प्रयोग करने से शांति और विश्राम का भाव उत्पन्न होता है सजावट में।
इसी प्रकार जो वक्र रेखाएं होती हैं, तो वक्र रेखाएं कोमलता का प्रतीक होती हैं। यदि हम अपनी सजावट में गोल आकृति का प्रयोग करते हैं, गोल रेखाओं का प्रयोग करते हैं, वक्र रेखाओं का प्रयोग करते हैं, तो सजावट में एक कोमलता का जो है भाव उत्पन्न होता है। इसी प्रकार बनावट के अंतर्गत आकार, रंग और विचार के द्वारा सजावट में अनुरूपता लाई जा सकती है। अनुरूपता या मेल, किसी वस्तु का चुनाव करने के पश्चात उनको जब व्यवस्थित करते हैं, तो उससे जो एक एकता का भाव उत्पन्न होता है, तो उसको ही अनुरूपता कहते हैं। इसको अनुरूपता, समरूपता या एक रूपता के नाम से भी जाना जाता है। सजावट में रेखाएं, बनावट, आकार, रंग, विचार, इन सब के प्रयोग से एक रूपता या अनुरूपता को लाया जा सकता है। जैसे रेखाएं, खड़ी रेखाएं का प्रयोग यदि करेंगे तो कमरे में सजावट में सजीवता, तत्परता और क्रियाशीलता का गुण उत्पन्न होगा। इस प्रकार यदि पड़ी रेखाओं का प्रयोग करेंगे तो यह शांति और विश्राम का प्रतीक होती हैं, और यदि वक्र रेखाओं का प्रयोग कर रहे हैं तो इससे सजावट में कोमलता का गुण आएगा। जैसे कि यदि दरवाजे को ऊंचा दिखाना है, दरवाजे को लंबा दिखाना है, सजीव दिखाना, उसमें क्रियाशीलता दिखानी है, तो दरवाजे पर हम लाइनिंग वाले, खड़ी रेखाओं वाले पर्दों का प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार बनावट बनावट से मतलब है टेक्सचर या उसकी इसका स्पर्श गुण। जैसे कि पर्दे रेशमी भी हो सकते हैं, सूती हो सकते हैं। इसी प्रकार खिलौने मिट्टी के हो सकते हैं, चीनी मिट्टी के हो सकते हैं, या कागज के हो सकते हैं। तो इनका जो छूने का गुण होता है, स्पर्श गुण होता है, उसको बनावट कहते हैं। तो इनमें भी एक रूपता होनी चाहिए। जैसे कि यदि आपने पर्दे रेशम के लगा दिए और सोफा कवर सूती लगाया, तो ये अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए इनमें भी एक रूपता होनी चाहिए। और आकार को इस प्रकार यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि कमरे में अगर आप जहाँ भी सजावट कर रहे हैं, तो वहाँ पर आकार का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि कमरे यदि बड़ा है तो उसमें जो सामान सजावट का लगा रहे हैं, तो वो कमरे के अनुसार बड़ा होना चाहिए, और यदि कमरा छोटा है तो उसके अनुसार उसके आकार का छोटा आकार का होना चाहिए। यदि आपने बड़े कमरे में छोटा सा सोफ़ा रख दिया तो वो अच्छा नहीं लगेगा, या छोटे कमरे में बड़ा सा सोफ़ा रख दिया तो वह अनुकूल नहीं लगेगा। तो इसलिए आकार के द्वारा भी अनुरूपता उत्पन्न की जा सकती है। इसी प्रकार रंग के प्रयोग से भी सजावट में अनुरूपता लाई जा सकती है। रंग के द्वारा 3 प्रकार से अनुरूपता लाई जा सकती है। जैसे कि कमरे में रखी गई सभी वस्तुएं कमरे के रंग से मेल खाती होनी चाहिए। कालीन, सोफा, कुर्सी, पर्दे आदि सभी चीजें कमरे की रंग की हों। ऐसा होने पर कमरे में जो है सब कुछ एक जैसा नजर आता है, एक ही रंग नजर आता है, तो इससे ये देखने में अच्छा भी लगता है और एकता का भाव भी उत्पन्न होता है। और दूसरा प्रकार है, यदि वस्तुओं में एक रंग ना भी हो तो उनमें थोड़ा सा आसपास का अनुकूल रंग का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन विरोधी रंगों का प्रयोग ना करें। तो जैसे कि यदि आप पीले रंग का प्रयोग कर रहे हैं तो उसके आसपास लाल और नारंगी रंगों का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो उन इनमें क्या होता है कि आपस में थोड़ा सा मेल मेल रहता है, थोड़ा एक सा रंग दिखता है, तो इससे क्या होता है रंगों में मेल बनाया रहता है और एकता का भाव उत्पन्न होता है। और तीसरा प्रकार है विरोधी रंगों का प्रयोग करके। तो विरोधी रंगों में सामंजस्य उत्पन्न किया जा सकता है। जैसे कि नारंगी रंग का प्रयोग कर रहे हैं तो उसके साथ में हम आसमानी रंगों का सामान यूज़ कर सकते हैं। लाल रंग का जो है यदि प्रयोग कर रहे हैं तो उसका विरोधी रंग हरा होता है। इसी प्रकार पीले रंग का विरोधी रंग नीला होता है। तो इन रंगों का प्रयोग करके भी हम सामंजस्य या एक रूपता ला सकते हैं, लेकिन इस विरोधी रंगों का प्रयोग करते समय इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि इनका बहुत कम जगह 1 या 2 बार ही प्रयोग करना चाहिए, अधिक नहीं प्रयोग करना चाहिए। सबसे अच्छी रंग का प्रयोग होता है समान रंगों का प्रयोग करके। तो ये सबसे अच्छा होता है, इससे एकता का भाव अधिक उत्पन्न होता है। इसी प्रकार विचार हैं तो ये भी सजावट में एकता का भाव उत्पन्न करते हैं। जैसे कि मंदिर का दरवाज़ा घर में नहीं लगाया जा सकता। अगर मंदिर का दरवाज़ा घर में लगाएँगे तो ये विचारों के अनुरूप नहीं लगेगा। तो इसलिए अपने विचारों को जिस प्रकार सजावट की है तो उसके अनुकूल रखना चाहिए। दूसरा सिद्धांत है अनुपात। अनुपात से अभिप्राय यह है कि कमरे और वस्तुओं के आकार में संबंध होना चाहिए। जैसे यदि बड़ा कमरा है तो उसमें बड़ी वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए, और यदि छोटा कमरा है तो उसमें छोटी वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। और इसी प्रकार वस्तुएं जो प्रयोग कर रहे हैं उनमें ना अधिक दूरी होनी चाहिए और ना ही वो अधिक अधिक पास होना चाहिए। वहीं स्टेला सुंदरराज के शब्दों में हम अनुपात को समझते हैं। उन्होंने कहा है कि अनुपात से तात्पर्य है मापों एवं क्षेत्रों का एक दूसरे से या संपूर्ण रूप से संबंध।
मतलब जो हम सामग्री सजावट में प्रयोग कर रहे हैं तो उनकी उनकी आपस में दूरी एक समान हो, उनका अनुपात उनके कमरे के अनुसार होना चाहिए। तो इससे क्या है, पूर्ण पूर्ण रूप से वो एक दूसरे से मिले-जुले संबंधित लगते हैं। अनुपात में रेखाएं, दूरी और माप का ध्यान रखा जाना चाहिए। जैसे फूलदान और फूलों में नियमित समानुपात रखने पर पुष्प सज्जा अधिक आकर्षक लगती है। उसी प्रकार कमरे में सोफे को भी उसके कमरे के आकार के अनुसार, कमरे के अनुपात के अनुसार लगाना चाहिए। जैसे कि यदि बड़ा कमरा है तो उसमें बड़ा सोफा का प्रयोग करें, छोटा कमरा है तो उसमें छोटे सोफे का प्रयोग करें। इसी प्रकार बड़ी दीवार है तो उसमें बड़े चित्र ही अच्छे लगेंगे, छोटे चित्र नहीं अच्छे लगेंगे। और यदि छोटी दीवार है तो उसमें बड़े चित्र अच्छे नहीं लगेंगे। तो दीवार के अनुपात के अनुसार ही सामग्री का प्रयोग करें। अगला सिद्धांत है संतुलन। विभिन्न आकारों, डिजाइनों व रंगों आदि के मध्य व्यवस्थित संबंध संतुलन कहलाता है। क्या होता है कि सभी जो कमरे के आकार हैं, उसमें जो रंग हैं, डिजाइन हैं, उन सब के बीच में एक संबंध उत्पन्न करना ही संतुलन कहलाता है। संतुलन दो प्रकार का होता है, एक औपचारिक और दूसरा अनौपचारिक। औपचारिक संतुलन नियमित संतुलन होता है, इसको नियमित संतुलन भी कह सकते हैं। इसमें जो केंद्र बिंदु होता है उसके दोनों ओर समान भार और समान आकृतियों की वस्तुओं को समान दूरी पर व्यवस्थित किया जाता है। अर्थात समान भार और समान दूरी के द्वारा औपचारिक संतुलन को लाया जा सकता है। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि ये दीवार है आपकी, और दीवार का जो मुख्य केंद्र बिंदु है वहाँ पर आपने जहाँ फोकस करना है वहाँ पर आपने एक बड़ी सी पेंटिंग लगा रखी है। तो उसके आसपास यदि आपको पेंटिंग लगानी है तो समान दूरी पर पेंटिंग लगानी चाहिए। समान दूरी पे पेंटिंग लगी हो, या फिर कोई मेज़ है तो मेज़ पर आपने जो है गुलदस्ता लगाना है, फ्लावर पॉट लगाना है, तो बीच में आपने फ्लावर पॉट लगा दिया। ये आपका जो है मुख्य केंद्र बिंदु हो गया। और उसके आसपास यदि एश ट्रे रखनी है या फिर और कोई चीज़ रखनी है तो वो दोनों समान दूरी पर रखी होनी चाहिए। तो इससे क्या होगा कि इससे औपचारिक संतुलन उत्पन्न होगा। और दूसरे प्रकार का संतुलन है अनौपचारिक संतुलन। इसको अनियमित संतुलन भी कहते हैं, लेकिन ये क्या होता है कि जो औपचारिक संतुलन है उससे अधिक प्रभावशाली होता है। इसमें क्या होता है कि जो असमान भार वाली वस्तुएं होती हैं उनको केंद्र बिंदु के दोनों ओर असमान दूरियों पर व्यवस्थित किया जाता है। इसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे कि ये दीवार है हमारी और उस पर हमें अनौपचारिक संतुलन के द्वारा जो है संतुलन का प्रभाव लेकर आना है। तो जैसे कि आपने मेन पेंटिंग है जो कि फोकस है, हमारा केंद्र बिंदु है, उसके आसपास हमें यदि अन्य पेंटिंग को, अन्य चित्रों को प्रयोग करना है तो हम असमान दूरी पर रखेंगे। ये पेंटिंग लग गई, उसको हम नीचे लगा देंगे अगली पेंटिंग को, उसको अगली पेंटिंग को फिर उससे नीचे लगा देंगे। तो हम इस तरीके से असमान दूरी पर लगाकर हम अनौपचारिक संतुलन ला सकते हैं। इसी प्रकार टेबल है तो टेबल पर हमने बीच में गुलदस्ता लगाया, गुलदस्ता हमारा केंद्र बिंदु है, तो उसके आसपास जो सामान लगा रहे हैं तो उसको हम उससे छोटी दूरी पे मतलब उससे छोटा लगाएंगे। दूसरा इधर हम उससे छोटा रख देंगे। तो इससे क्या होगा कि जो आकार में और भार में हम इसमें जो है असमानता लेकर आएंगे। असमान वो एक दूसरे से विषम होंगे, अलग होंगे, समान नहीं होंगे। तो इनके द्वारा हम अनौपचारिक संतुलन को प्राप्त कर सकते हैं। तो संतुलन हमारा दो प्रकार से ला जा सकता है, औपचारिक और अनौपचारिक के द्वारा। और अनौपचारिक संतुलन जो है अधिक प्रभावशाली होता है। चौथा सिद्धांत है लय अर्थात रिदम। लय का सजावट में अपना ही महत्व है। लय के द्वारा सजावट में सुंदरता आ जाती है। जिस प्रकार कविता जो है बिना लय के अच्छी नहीं लगती है, उसी प्रकार सजावट भी बिना लय के सुंदर नहीं लगती है। गोल्डस्टीन के अनुसार कला में लय का अर्थ एक सरल व व्यवस्थित रास्ता है जिस पर हमारी आंखें रेखाओं के आकार तथा रंगों की व्यवस्था में यात्रा करती हैं। मतलब कमरे में रखी हुई वस्तुओं को इस प्रकार सजाना चाहिए, उस प्रकार व्यवस्थित करना चाहिए कि कमरे में प्रवेश करने वाले व्यक्ति की नज़रें अपने आप उस सजावट की ओर आकर्षित हों और वह उसको देखे बिना ना रह सके। इस प्रकार आकृतियों, नापों, रेखाओं तथा रंगों के संबंध को लय कहते हैं। लय का गति से घनिष्ठ संबंध होता है। इसमें रेखाएं, आकृतियों व रंगों आदि का प्रयोग करके, बार बार प्रयोग करके, निश्चित क्रम में इसका प्रयोग करके इसमें लय लाई जा सकती है। घर की सजावट में प्रत्येक स्थान पर लय का होना आवश्यक है। जैसे लय को हम
जो है पुनरावृत्ति के द्वारा, जैसे कि यदि आपने कोई बॉर्डर बनाया है दरवाजे पर, तो उसको हम इस तरीके से बना रहे हैं, तो इसको बार बार हम पुनरावृत्ति करेंगे तो इससे क्या होगा, लय उत्पन्न होगी। हम यहाँ से देखना शुरू करेंगे तो अपने आप इसको देखते देखते इस तरीके से इसके एंड पॉइंट तक पहुँचेंगे, तो यह एक लय उत्पन्न होती है। लय को रेखाओं के निरंतर प्रयोग से भी उत्पन्न किया जा सकता है। जैसे कि यदि आपने पेंटिंग यहाँ इस तरीके से लगाई है, कोई पेंटिंग, और उसके बराबर में लगातार फिर उसी आकार में आप लगाए जा रहे हो, दीवार पर सजाते जा रहे हो, तो इसमें एक लय उत्पन्न हो रही है, इसमें एक लय उत्पन्न हो रही है। और हम इसको इन पेंटिंग्स को, जब हमारी नज़र इस पेंटिंग पे जाएगी तो अपने आप उसके नीचे नीचे अपने आप जाती जाएगी नज़र हमारी, और हम सारी पेंटिंग्स को देखे बिना नहीं रह सकेंगे। तो इन पेंटिंग्स में भी एक लय उत्पन्न होगी जब हम उनको समान दूरी पर समान गति से लगाएंगे। इसी प्रकार विकिरण के द्वारा भी लय उत्पन्न की जा सकती है। जैसे कि जो जापानी पंखा होता है, उसमें जो केंद्र बिंदु होता है, यहाँ पर केंद्र बिंदु होता है, उसके आसपास जो है बराबर दूरी पर पंखे की जो है पट्टियाँ निकली होती हैं, तो इससे एक लय उत्पन्न होती है और वो पंखा सुंदर लगता है। पांचवा सिद्धांत है दबाव या बल। बल से तात्पर्य है किसी समूह में उसकी एक इकाई को अधिक आकर्षण का बिंदु बना देना, आकर्षण का केंद्र बना देना। ये कार्य रंग, रेखाओं, आकृतियों और आकार को प्रभुत्व यानी बल देकर किया जा सकता है। घर के किसी भी कमरे में खिड़की के पर्दे, अच्छे चित्र, दरी, कालीन आदि में से कोई भी एक आकर्षण का केंद्र हो सकता है। लेकिन कमरे की सजावट में ये ध्यान रखना चाहिए कि आकर्षण का केंद्र बिंदु एक ही होना चाहिए, एक या दो से अधिक नहीं होना चाहिए। जैसे कि यदि आप गुलदस्ता आपने सजाया है, ठीक है, उसमें फूल लगाए हैं आपने, तो जो सबसे सुंदर फूल होता है उसको आप बीच में लगाते हैं और उससे कम सुंदर फूल को उसके आसपास लगाएंगे, तो इससे वो गुलदस्ते की सजावट अच्छी लगेगी। जो मुख्य केंद्र बिंदु है, सबसे पहले नज़र वहाँ पहुँचेगी, उसके बाद इस पूरे गुलदस्ते की पूरी बनावट पर हमारी नज़र पहुँचेगी। तो जो मेन के सुंदर चीज़ होती है उसको हम मुख्य आकर्षण का केंद्र, मुख्य केंद्र बिंदु बनाते हैं। जैसे कि जो सबसे सुंदर पेंटिंग है तो उसको हम बीच में लगाते हैं, और उसके बाद उससे कम सुंदर पेंटिंग को लगाते हैं, फिर उससे कम सुंदर पेंटिंग को लगाते हैं। तो इस प्रकार हम पूरे कमरे में एक केंद्र बिंदु बनाते हैं। जैसे कि आपका जो फर्श है, फर्श के बीचों बीच यदि आपने सुंदर सा फूल बना रखा है, तो सुंदर सा फूल बना रखा है तो उससे फर्श की सुंदरता बढ़ जाएगी। तो जो फर्श का केंद्र बिंदु है बस बीच में सुंदर फूल है, तो बीच में मतलब हमने उसका केंद्र निर्धारित कर दिया है, वहाँ पर सबसे सुंदर चीज़ बना दी है, तो इससे फर्श की सजावट बढ़ जाती है। तो यानी कहने मतलब ये कि इस सजावट में हम बल या दबाव के सिद्धांत का पालन करेंगे तो सजावट और आकर्षक लगेगी। तो अपनी सजावट में कोई एक या एक से अधिक, एक या दो जो है केंद्र बिंदु, आकर्षण का केंद्र बिंदु अवश्य बनाना चाहिए। सजावट के साधन। कमरों की सजावट में उपयुक्त सामान की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कमरे की साज सज्जा में फर्नीचर, पर्दे, फर्श, बिछावन, चित्र आदि का महत्वपूर्ण स्थान होता है। अतः इनको भी उपयुक्त तरीके से सही जगह पर प्रयोग करना चाहिए, तो इस पर भी विचार करना चाहिए। फर्नीचर जो होता है, जैसे कि कुर्सी, मेज, डेस्क, सोफ़ा, पलंग, तख्त, दीवान, चौकियाँ, अलमारियाँ, रैक, शेल्फ, ये इस प्रकार के प्रमुख फर्नीचर होते हैं। ये फर्नीचर प्राय लकड़ी, स्टील और एल्यूमीनियम के बने होते हैं। लकड़ी के फर्नीचर जो होते हैं बहुत मूल्यवान होते हैं। फर्नीचर खरीदते समय इसकी आवश्यकता, टिकाऊपन व आर्थिक स्थिति का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सजावट के लिए फर्नीचर खरीदते समय घर में इसके लिए उपलब्ध स्थान का भी होना ज़रूरी है। यदि आपके जैसा आपका स्थान है उसके अनुसार ही आपको फर्नीचर खरीदना चाहिए। यदि आपका कमरा छोटा है और उसके लिए आप बड़ा फर्नीचर खरीद लेंगे तो वह उपयुक्त नहीं रहेगा। तो अपने स्थान का भी जितना स्थान उपलब्ध है उसके अनुसार ही फर्नीचर को खरीदना चाहिए। महानगरों में क्या होता है कि वहाँ पर स्थान बचाओ फर्नीचर खरीदे जाते हैं। जैसे कि वहाँ पर एक कमरा होता है, मान लीजिए कोई किराए पे रह रहा है, उसके पास एक ही कमरा है, तो वहाँ पर उसके लिए वह स्थान बचाओ फर्नीचर जैसे फोल्डिंग वाली कुर्सियाँ, फोल्डिंग वाला पलंग, मेज, इन सब का प्रयोग करता है। तो अपने सहूलियत के हिसाब से फर्नीचर का प्रयोग करना चाहिए। फर्नीचर खरीदते समय ध्यान रखने योग्य बातें। फर्नीचर आजकल काफ़ी महंगा मिलता है और रोज़ रोज़ फर्नीचर खरीदा भी नहीं जाता है।
इसलिए फर्नीचर खरीदते समय विशेष सूझबूझ और समझदारी से काम लिया जाना चाहिए। फर्नीचर खरीदते समय मुख्य रूप से निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि सर्वप्रथम ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि केवल उपयोगी फर्नीचर ही खरीदना चाहिए। हमें जिस हिसाब से जिस उपयोग के लिए फर्नीचर की आवश्यकता है उस उपयोग को, उस कार्य को वह फर्नीचर पूरा कर सके। कुछ लोग दिखावे के लिए ही या फिर स्थान भरने के लिए फर्नीचर खरीदते हैं कि हाँ, हमारा बहुत बड़ा हॉल है, वहाँ पर एक बड़ा सा फर्नीचर होना चाहिए। यदि वहाँ पर कोई बैठता ही नहीं है तो वहाँ पर फर्नीचर का कोई उपयोग नहीं है। तो ये अच्छी प्रवृत्ति नहीं मानी जाती है। तो यदि फर्नीचर का आपको उपयोग है, ज़रूरत है, तभी फर्नीचर खरीदना चाहिए। दूसरी बात ये है कि वही फर्नीचर खरीदना चाहिए जो आपके घर के अनुरूप हो। मतलब जिस स्तर के आप हो, जिस प्रकार का आपका मकान हो, उसी प्रकार का फर्नीचर खरीदना चाहिए। मान लीजिए कम आपके घर में फर्नीचर प्लास्टर तक नहीं है, या कोई झुग्गी झोपड़ी वाला कमरा हो और उसमें फर्नीचर आपने बहुत सुंदर नक्काशीदार ला के रख दिया, तो वहाँ पे शोभा नहीं पाएगा। तो अपनी घर के अनुरूप ही फर्नीचर का प्रयोग करना चाहिए और स्तर के अनुसार उसका प्रयोग करना चाहिए, खरीदना चाहिए। यदि आपका कमरा छोटा है तो उसके लिए छोटे साइज का ही फर्नीचर खरीदना चाहिए, बड़ा वहाँ पर उपयुक्त नहीं लगेगा। सामान्य रूप से फर्नीचर एक ही बार खरीदा जाता है क्योंकि फर्नीचर बहुत महंगे महंगे मिलते हैं। तो इसलिए फर्नीचर खरीदते समय फर्नीचर की मजबूती को भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। फर्नीचर की मजबूती पर भी एक नज़र डालनी चाहिए, मतलब सबसे पहले नज़र डालनी चाहिए कि फर्नीचर मजबूत हो। घटिया या कच्ची लकड़ी का फर्नीचर नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि ये फर्नीचर बहुत महंगे होते हैं और बहुत समय तक चलें, इसलिए इसकी मजबूती पर विशेष ध्यान देना चाहिए। फर्नीचर की पॉलिश या और उसके रंग रोगन का भी ध्यान रखना चाहिए कि उसका रंग और पॉलिश पक्की हो। ऐसा ना हो कि फर्नीचर में हमने पैसे डाल भी दिए, इतना महंगा आता है, उसको खरीद लिया और वह कुछ ही महीने बाद उसकी पॉलिश या रंग उतर जाता है। तो इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि पॉलिश और रंग रोगन उसका पक्का होना चाहिए। और सामान्य रूप से सादे डिज़ाइन का फर्नीचर लेना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखें कि अगर फर्नीचर ले रहे हैं तो हमें अधिकतर सामान्य रूप से सादे डिज़ाइन का फर्नीचर खरीदना चाहिए, क्योंकि यदि आप नक्काशी वाला, खुदाई वाला, डिज़ाइन वाला फर्नीचर खरीद लेंगे तो उसकी सफाई करने में बहुत मुश्किल आती है और उसकी सफाई अच्छे से हो नहीं पाती है, धूल भर जाती है उसमें, तो वो बहुत बाद में बहुत भद्दा लगता है। तो इसलिए ध्यान दें कि डिज़ाइन को जो सामान्य डिज़ाइन, सरल डिज़ाइन वाला फर्नीचर खरीदें, इससे उसकी साफ सफाई में भी आसानी रहती है। अधिक भारी फर्नीचर भी नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि ऐसे फर्नीचर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हमें जो हल्के फुल्के मजबूत भी हों और ज़्यादा भारी ना हो, ऐसे फर्नीचर को खरीदना चाहिए। क्योंकि हाँ, जो लोग समय समय पर जिनका तबादला होता रहता है या कमरा चेंज करते रहते हैं, तो उनके लिए इस तरीके के भारी फर्नीचर उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है, वहाँ पर बहुत दिक्कत आती है। तो इसलिए अधिक भारी फर्नीचरों को नहीं खरीदना चाहिए। नंबर 7 है, फर्नीचर खरीदते समय अपनी आर्थिक स्थिति का भी ध्यान रखना चाहिए। इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि फर्नीचर आप जिस जिस फर्नीचर को खरीद रहे हैं वो आपकी आर्थिक स्थिति के अनुसार हो, उसके लिए आपको लोन या किसी से उधार लेना ना पड़े, क्योंकि ये बहुत बुरी आदत होती है। यदि आपको फर्नीचर लेना है और बहुत महंगा है, आपकी मतलब आर्थिक स्थिति उस लायक नहीं है, लेकिन फर्नीचर महंगा खरीदने के चक्कर में आपने किसी से उधार ले लिया, तो इससे जो है स्तर जो है आपका आर्थिक स्थिति वो खराब होती जाती है। तो अपनी आर्थिक स्थिति, जितना बजट है उसके अनुसार ही फर्नीचर को खरीदना चाहिए। केवल देखा देखी की भावना से अधिक महंगा फर्नीचर नहीं खरीदना चाहिए। इसी प्रकार अन्य फैशनों के अनुसार फर्नीचर में भी फैशन होता है, वो भी बदलता रहता है। तो इसलिए इस तरफ जो है गृहिणी को विशेष ध्यान देना चाहिए, सूझबूझ से काम लेना चाहिए कि ऐसे इस तरीके का डिज़ाइन प्रयोग करें जो कि जल्दी बदलता ना हो, जो फैशन के अनुसार लंबे समय तक चलता रहे। दूसरा महत्वपूर्ण साधन है सजावट का पर्दे। पर्दे घर की सजावट का महत्वपूर्ण साधन है। खिड़कियों और दरवाजों पर आर्थिक स्थिति के अनुसार मूल्य के ही रंग बिरंगे पर्दे लगाए जाने चाहिए। पर्दों का उपयोग गोपनीयता के लिए या वायु, प्रकाश, गर्मी और ठंड से बचाव के लिए किया जाता है। पर्दे कमरे को सुंदर और आकर्षक बनाते हैं, इसलिए घर के विभिन्न कमरों के लिए पर्दों की डिज़ाइन और रंगों का चयन करते समय सूझबूझ का प्रयोग करना चाहिए, विवेक का प्रयोग करना चाहिए। पर्दों की उपयोगिता या महत्व हम देख लेते हैं। पर्दे कमरों की सजावट का महत्वपूर्ण साधन होते हैं। ये तीव्र प्रकाश एवं वायु तथा तेज गर्मी और ठंड से बचाव करते हैं। पर्दे एकांत यानी प्राइवेसी बनाए रखने का महत्वपूर्ण साधन है।
पर्दों से खिड़की व दरवाजों के दोषों को भी छिपाया जा सकता है। यदि खिड़की के मान लीजिए शीशे वगैरह टूटे हुए हैं, तो वहाँ पर पर्दा, अगर सुंदर सा पर्दा टांग देंगे तो उस टूटे शीशे का दोष छुप जाएगा। तो जो दोष होते हैं खिड़की या दरवाजे में, उनको भी पर्दों के द्वारा छिपाया जा सकता है। इसके लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है। और एकांत यानी प्राइवेसी पाने के लिए भी पर्दों का प्रयोग किया जाता है। यदि दरवाजे पे पर्दा टंगा हुआ है तो अंदर एकदम से कोई व्यक्ति आएगा तो अंदर से एकदम से नजर नहीं पड़ेगी, तो इससे प्राइवेसी बनी रहती है। पर्दे खरीदते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान देना चाहिए। नंबर 1, पर्दे पारिवारिक आय के अनुकूल होने चाहिए। जब आप पर्दे खरीदने जाते हैं तो आपके बजट के अनुसार होने चाहिए। पर्दे मोटे व टिकाऊ होने चाहिए। पर्दे खरीदते समय उनके आकार एवं माप का विशेष ध्यान देना चाहिए। जब पर्दे खरीदने जाते हैं तो आपका जो जिस ऊंचाई का, जिस लंबाई चौड़ाई का गेट है या खिड़की के लिए आप पर्दा खरीदते हैं, तो उसकी लंबाई चौड़ाई यानी माप का विशेष ध्यान देना चाहिए। उसको घर से नाप के ले जाना चाहिए, जिससे कि पर्दा छोटा या अधिक लंबा ना पड़े। चौथा है, पर्दों के रंग व डिज़ाइन कमरों के रंग व एवं आवश्यकताओं के अनुकूल होने चाहिए। पर्दे जब खरीदते हैं तो उनको कमरे की जो दीवारें हैं उन पर उनके रंगों से मिलते जुलते, मेल खाते हुए रंगों के पर्दों को जो है लेना चाहिए। इससे सजावट में वृद्धि हो जाती है। नंबर 5 है, पर्दे धुलने पर अधिक सिकुड़ने वाले नहीं होने चाहिए। कहने मतलब सिकुड़न रहित होने चाहिए और श्रिंक प्रूफ होने चाहिए। छठा है, पक्के रंग के होने चाहिए ताकि धुलने के बाद हल्के ना हो पाए। पर्दों का रंग पक्का होना चाहिए। तो इन सब बातों का पर्दा खरीदते समय ध्यान देना चाहिए। तीसरा साधन है दरी एवं कालीन। दरी एवं कालीन का प्रयोग ठंडे प्रदेशों में ठंड से बचाव के लिए तथा कच्चे एवं सीमेंट के फर्श को ढकने के लिए होता है। आजकल दरी के स्थान पर जूट की बनी हुई चटाई का भी प्रयोग किया जाता है। कालीन जो है एक मूल्यवान वस्तु है, इसलिए इसको खरीदते समय अपनी आर्थिक क्षमता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कालीन जो है बहुत महंगी मिलती है, तो इसलिए उसको अपने बजट के अनुसार खरीदना चाहिए। इसके अतिरिक्त कालीन का नाप, रंग और डिज़ाइन पर्दों के रंग और डिज़ाइन के अनुरूप उससे मेल जोल खाते हुए होना चाहिए। जिस रंग का आपने पर्दा खरीदा है तो उसी से मिलते जुलते रंग का कालीन या दरी खरीदना चाहिए। इससे सजावट में वृद्धि होती है। अगला साधन है चित्र व मूर्तियाँ। घर की सजावट के लिए ये सबसे अधिक उपयोग में आने वाला साधन है। तैल चित्र हो या पेंटिंग्स हो, ये सभी विभिन्न कमरों को सजाते समय इनकी विशेषताओं को ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि ड्राइंग रूम में सामाजिक तथा आध्यात्मिक चित्र और शयन कक्ष यानी बेडरूम में श्रृंगारिक चित्रों को, रोमांटिक चित्रों को लगाना उचित रहता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कौन सा कमरा किस उपयोग का है, उसमें उसी के अनुसार चित्र एवं मूर्तियों का प्रयोग करना चाहिए। मूर्तियों, खिलौनों का उपयोग भी उपयुक्त नियमों के अनुसार ही किया जाना चाहिए। जैसे कि यदि आपकी विचारधारा आध्यात्मिक है, सोशल सामाजिक है, तो उसके अनुसार ही आप चित्रों को का चयन करेंगे, उनको ही लगाना चाहिए। यदि आपका ध्यान, आपकी विचारधारा या आपका ध्यान फिल्मों में अधिक है, आप वेस्टर्न विचारधारा वाले ज़्यादा हो, तो आप फिल्मों हीरो हीरोइन के पोस्टर ज़्यादा पसंद करेंगे। तो अपनी जो विचारधारा है उसके अनुसार चित्रों और मूर्तियों का प्रयोग करना चाहिए। अगला साधन है पुष्प सज्जा। पुष्प सज्जा का सजावट में बहुत ज़्यादा महत्व है। यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है, तो इसलिए इसको आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। गृह सज्जा के संदर्भ में पुष्प सज्जा का विशेष महत्व है। फूल सुंदरता के प्रतीक होते हैं और गृह सज्जा के प्रकृति प्रदत्त साधन भी हैं। फूलों का सौंदर्य बच्चों, बूढ़ों, स्त्री पुरुष सभी के लिए विशेष आकर्षक होता है। एक कवि बिशप कॉक्स ने कहा है कि पुष्प ऐसी भाषा है जिसे एक बच्चा भी समझता है। फूलों से वातावरण में ताजगी, उल्लास और उत्साह का संचार होता है। फूल वातावरण की नीरसता को भी समाप्त करते हैं। फूल व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी अच्छा प्रभाव डालते हैं। अतः फूलों से घर की सजावट अधिक आकर्षक लगती है। रट महोदय के अनुसार एक चिंतित और दुखी व्यक्ति को पुष्प व्यवस्था से अपने दुखों से छुटकारा और तसल्ली मिलती है। उन्होंने सही कहा है कि एक जो पुष्प व्यवस्था होती है फूलों से, एक जो दुखी व्यक्ति होता है उसको देखकर बहुत खुशी उत्पन्न होती है, वो थोड़ा सा तसल्ली होती है। इसीलिए बीमार व्यक्ति को जब हम देखने जाते हैं तो उनके लिए एक फूलों का गुलदस्ता लेकर जाते हैं। और इसी प्रकार घर की सजावट में फूलों को विविध प्रकार से उपयोग में लाया जाता है। उदाहरण के लिए
इन्हें ड्राइंग रूम में, पढ़ने के कमरे यानी स्टडी रूम में, किताबों की शेल्फ पर हम गुलदस्ते का फूलदान का प्रयोग कर सकते हैं। भोजन कक्ष की जो मेज़ होती है भोजन की, उस पर भी फूलों को रखते हैं, तो इससे वहाँ का वातावरण खुशनुमा बना रहता है। पुष्प सज्जा के प्रकार। फूलों द्वारा घर की सजावट दो प्रकार से की जा सकती है। नंबर 1, बाह्य सजावट। घर के आगे और पीछे दोनों ओर जो खाली भूमि होती है वहाँ पर हम फूलों वाले पौधे उगा सकते हैं। फूलों वाले पौधों के अतिरिक्त साज सज्जा वाले पौधे, जैसे कि जो पौधे सुंदर लगते हैं, जैसे कैक्टस, क्रोटन, कोलियस, रबर प्लांट, इन सभी को हम लगा सकते हैं। खाली भूमि में यानी रिक्त भूमि में गमलों में लगा सकते हैं। इनको दीवारों और खिड़कियों आदि पे भी लगा सकते हैं। अनेक प्रकार की जो आकर्षक बेलें होती हैं, जैसे बोगनवेलिया, रेलवे क्रीपर, शतावरी, मनी प्लांट, इन सबको हम दीवारों पर या जो ग्रिल आदि लगी होती है वहाँ पर लगा सकते हैं, तो इससे मकान की सुंदरता बढ़ जाती है। आंतरिक सजावट। दूसरे प्रकार की पुष्प सज्जा है आंतरिक सजावट। आंतरिक सजावट के अंतर्गत घर के अंदर की सजावट, जैसे कि बोतल, गिलास, डिब्बे, इन सबको क्या विशेष रूप से विभिन्न आकार और प्रकार के फूलदानों में पुष्प लगाकर की जाती है। जैसे कि गिलास है, बोतल है, डिब्बे हैं, तो उनमें हम सुंदर सुंदर फूल लगा सकते हैं, तो वहाँ पर इनके द्वारा सुंदरता उत्पन्न की जा सकती है। जो फूल वाले पौधे होते हैं उनको गमलों सहित कभी कभी ड्राइंग रूम में भी रख देते हैं, तो वहाँ पर भी सजीवता उत्पन्न होती है और सुंदरता उत्पन्न होती है। पुष्प सज्जा की शैलियाँ। पुष्प सज्जा की शैलियाँ 3 प्रकार की हैं। नंबर 1, परंपरागत देशी शैली। इसमें विभिन्न रंगों, आकार, प्रकार के पुष्पों यानी फूलों का गुलदस्ता बनाकर किसी पात्र या फूलदान में लगाया जाता है। इसमें फूलों और फूलदान के रंगों व आकार पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। देशी शैली में क्या होता है कि जो भी पुष्प मिलते हैं उनको बंच बनाकर, गुलदस्ता बनाकर किसी फूलदान में लगा देते हैं। इसमें फूलों का या विशेष तरह फूलदान का रंग पर विशेष ध्यान नहीं देते हैं। नंबर 2 है विदेशी शैली। इसमें पुष्पों को विदेशी ढंग से सजाया जाता है। इस प्रकार की पुष्प व्यवस्था में अनियमित संतुलन पर बल दिया जाता है। इसमें संतुलन की व्यवस्था 3, 5, 7, 9 फूलों से की जाती है और 3 टहनियों का प्रयोग होता है। इस पुष्प सज्जा की इस शैली को इकेबाना कहा जाता है। क्या कहते हैं? इसको इकेबाना कहते हैं। ये मूल रूप से एक जापानी शैली है। इसमें क्या होता है कि एक चपटा इस तरीके से गुलदस्ता नीचे बना होता है, फूलदान होता है चपटा, और उसमें 3 टहनियों का प्रयोग करते हैं और 3 टहनियों को हम 3 फूलों के द्वारा, 3 फूल या 5 फूल, इनके द्वारा इसमें इतने फूलों का प्रयोग करते हैं और इसमें मुख्यतः 3 टहनियों का प्रयोग किया जाता है। तो ये कौन सी व्यवस्था कहलाती है? इकेबाना शैली की व्यवस्था कहलाती है। तीसरी है आधुनिक शैली। ये उपयुक्त दोनों शैलियों का मिश्रित रूप है। इस शैली के अंतर्गत पुष्पों को परंपरागत शैली के अनुसार गुलदस्ते के रूप में बांधकर पिन होल्डर की सहायता से पात्रों में लगाया जाता है। जो देशी शैली होती है उसमें फूलों का एक बंच बना देते हैं, उनको इकट्ठा बांध देते हैं और उनको जो है गुलदस्ते में रख देते हैं। तो इसमें परंपरागत शैली के अनुसार जो फूल हैं उनको इकट्ठा तो करते हैं, लेकिन उनको पिन होल्डर की सहायता से लगाते हैं फूलदान में। पुष्प सज्जा में ध्यान रखने योग्य बातें। पुष्प सज्जा करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिसमें है फूलों को सदैव प्रातःकाल या सूर्यास्त के होने पर ही काटना चाहिए। दूसरा ध्यान रखने योग्य बात है, फूलों को काटकर पानी से नम बनाए रखना चाहिए। ऐसा करने से फूल अधिक समय तक ताज़ा रहते हैं। जैसे फूलों को काटकर आपने रखा तो उस पर पानी की छींटे लगाते रहना चाहिए, या फिर उसकी टहनियों में गीला कपड़ा डाल देना चाहिए। इससे वो अधिक समय तक ताज़ा रहते हैं। नंबर 3 है, फूलों को तोड़ना नहीं चाहिए, इन्हें कैंची या छुरी से काटना चाहिए। नंबर 4 है, फूलदान में पानी इतना रहना चाहिए कि फूलों की टहनियाँ इसमें डूबी रहें। नंबर 5, फूलदान अथवा अन्य पुष्प पात्रों को समय समय पर साफ करके चमकाना चाहिए। इनकी सफाई करते रहना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, चमकते हुए होने चाहिए। नंबर 6 है, फूलों को उनकी पत्तियों के साथ फूलदान में लगाना चाहिए। इससे उनमें स्वाभाविकता का गुण उत्पन्न होगा, उनमें नेचुरलिटी आएगी। नंबर 7 है, फूलों को मौसम के अनुसार सजाना चाहिए। और नंबर 8 है, पानी में नमक डालने से पुष्प देर से मुरझाते हैं।
जो फूलदान में पानी डालते हैं उसमें थोड़ा सा नमक डाल देना चाहिए। इससे फूल जो हैं अधिक देर तक ताज़ा रहेंगे, देर से मुरझाएंगे। तो अब समय है आज के अभ्यास प्रश्न का। आज का अभ्यास प्रश्न है, सजावट से क्या अभिप्राय है? सजावट के कलात्मक सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। सजावट से क्या अभिप्राय है? सजावट के कलात्मक सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। दूसरा प्रश्न है, सजावट के मुख्य साधनों का वर्णन कीजिए। सजावट के मुख्य साधनों का वर्णन कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग अब इस लेसन की जो शेष भाग बचा है उसको हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। और आज का कमेंट बॉक्स प्रश्न है, मैं बोल देती हूँ, लिखना भूल गई हूँ यहाँ पर। कमेंट बॉक्स प्रश्न है, संतुलन कितने प्रकार का होता है? संतुलन कितने प्रकार का होता है? संतुलन कितने प्रकार का होता है, इसका उत्तर आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और लेक्चर को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को बार बार देखिएगा और अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और लगातार वीडियो पाने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा देना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और कोई भी वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। वीडियो को अपने दोस्तों को ज़रा शेयर कीजिए, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके और उनकी भी पढ़ाई हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।